नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। अक्सर आपने नौकरी पेशा लोगों को यह कहते सुना होगा कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ पैसे पीएफ में जमा करा रखे हैं, उसी से बेटी की शादी करा लूंगा, या पीएफ वाले पैसे से गांव में बने पुराने मकान की मरम्मत करा लूंगा। एक नौकरी पेशा आदमी पीएफ में यही सोचकर रकम जमा कराता है कि यह रकम उनके बुरे दिन का साथी बनेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 28 करोड़ पीएफ खाता धारकों का ऑनलाइन डेटा लीक हो गया है। इतना ही नहीं, जो डेटा सार्वजनिक हुआ है उसमें खाता धारकों का यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, नाम, आधार डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ तक कि नॉमिनी डिटेल भी है। यूक्रेन के एक रिसर्चर ने डेटा लीक होने की बात कही है। हालांकि रिसर्चर ने यह भी कहा कि जानकारी सामने आते ही सार्वजनिक लिंक से डेटा हटा लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वह डेटा किसी के पास चला गया है तो क्या वह इसका इस्तेमाल नहीं करेगा? दैनिक भास्कर के मुताबिक साल 2021 तक ईपीएफओ मेंबर्स के खातों में कुल 11 लाख करोड़ रुपए जमा थे, यानी 2022 में निश्चय ही यह आंकड़ा बढ़ा होगा। वित्त वर्ष 2021-22 की बात की जाए तो अप्रैल महीने में 8.90 लाख लोग जुड़े, मई महीने में 6.57 लाख, जून में 11.16 लाख, जुलाई में 14.65 लाख, अगस्त में 13.60 लाख और सितंबर में 15.41 लाख लोग जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त को डियाचेंको ने पता लगाया कि 2 अलग अलग आईपी एड्रेस से अगस्त की शुरुआत में पीएफ खाता धारकों का डेटा लीक हुआ। एक आईपी एड्रेस से 28 करोड़ 4,72,941 खाता धारकों के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए, जबकि दूसरे आईपी एड्रेस से 83,90,524 खाता धारकों के रिकॉर्ड लीक हुए। हालांकि डियाचेको के ट्वीट के 12 घंटे के भीतर दोनों आईपी एड्रेस से डिटेल हटा ली गई। डेटा लीक होने की खबर सच है या कोरी अफवाह कहना मुश्किल है, क्योंकि श्रम मंत्रालय ना तो इस बात की पुष्टि कर रहा है और ना ही नकार रहा है। हम लोगों के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटबंदी के बाद हमारे देश में धड़ल्ले से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बिना किसी परवाह के लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबकि अगर किसी दूसरे देश में जाएं तो वहां लोगों की निजी जानकारियों की सुरक्षा को सबसे अधिक तवज्जो दी जाती है, महत्व दिया जाता है। हमारे देश में लोग 2 रुपये से लेकर 2 लाख का मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका डेटा सुरक्षित रखने को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। वैसे उनके सामने तो सबसे बड़ी चुनौती अपना डेटा संभालने की है। डिजिटल भारत बनाने से पहले हमारी सरकार को किस तरह के कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, इस पर एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप भी धड़ल्ले से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इन 5 बातों पर सख्ती से ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति से अपना यूपीआई और यूपीआई पिन शेयर ना करें। अपना यूपीआई लिमिट ज़रूर सेट करें। अपना यूपीआई पिन नियमित अंतराल पर बदलते रहें। किसी को अपने मोबाइल या लैपटॉप का एक्सेस ना दें। फर्जी साइट्स या किसी लिंक पर क्लिक ना करें। इस खबर को देखने के बाद पेंशनर्स को यह जानने की बेचैनी हो रही है कि कहीं उनका पीएफ अकाउंट भी हैक तो नहीं हुआ है। एक डर यह भी सता रहा है कि जिन हैकर्स के हाथ जानकारी लगी होगी, क्या वह लोगों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दें कि ईपीएफ अकाउंट क्या होता है और इससे पेंशनर्स को क्या फ़ायदा होगा, खासकर उन दर्शकों के लिए जो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं। अकाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ एक अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम होती है। इसके तहत सभी कर्मचारियों का एक पीएफ अकाउंट खोला जाता है, जिसमें प्रत्येक महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% पैसा काटकर जमा किया जाता है और इतना ही पैसा कंपनी की तरफ से कर्मचारी के पीएफ खाते में डाला जाता है, जिस पर सालाना ब्याज मिलता है। इस अकाउंट को एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ मैनेज करता है। कैसे खुलता है ईपीएफ अकाउंट? जब कोई एम्प्लॉय पहली बार किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है तो कंपनी की तरफ से ही पीएफ अकाउंट खोला जाता है।
कैसे मिलता है पेंशन का फायदा? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा रकम 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग बेसिक सैलरी का, दूसरा कंपनी का, तीसरा कंपनी की ओर से जमा कराई गई रकम 2 भागों में बटती है। 12% में से 3.67% रकम पीएफ कंट्रीब्यूशन में और 8.33% रकम पेंशन फंड में जमा होती है, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलती है। पेंशन की रकम कितनी होगी यह पीएफ अकाउंट में जमा रकम पर निर्भर करता है। यह समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अब आप ईपीएफ अकाउंट के महत्व को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब एक बार फिर से ईपीएफओ डेटा लीक वाली खबर पर लौटते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्ते सर, सबसे पहला सवाल ये है कि 28 करोड़ पीएफ खाता धारकों का डेटा लीक हुआ है। आपके लिए सुरक्षा के लिहाज से, खास करके नौकरी पेशा लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये खबर कितना महत्वपूर्ण है? जी, अगर देखा जाए तो मतलब 28 करोड़ यानी कि 1/10 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन का उस हिसाब से डेटा बाहर आया है। और ये बहुत बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हमारे इंडस्ट्री के लिए, तो ये बहुत बड़ा डेटा ब्रीच है, स्पेशली क्योंकि इसके अंदर है ना, जैसे एक सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है। डेटा के काफी सारे कैटेगरीज होते हैं, पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल में भी जो सेंसिटिव हुआ, क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा से हम काफी सारे मतलब एक हिसाब से क्राइम या किसी की जो निजी जिंदगी है उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो ये ब्रीच काफी बहुत ज्यादा बड़ा है। जी, अगर सर लोगों की सुरक्षा के हिसाब से देखें और अगर किसी को ये डर है कि उसका जो है डाटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा, क्या कोई उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, तो क्या कोई तरीका है साइबर के हिसाब से, क्योंकि आप साइबर क्राइम देखते हैं, क्या कोई तरीका है जिससे कि बतौर उपभोक्ता मैं अपने आप को बचा सकूं? देखिए कैसे रहेगा ना, पहले कि कोई मानने को तैयार नहीं, मतलब गवर्नमेंट के साइड से ऐसा कुछ आया नहीं है कि हमारा ये डेटा पर्टिकुलरली ब्रीच हुआ है। वो तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अगर जैसे अगर ये जाके डेटा अगर लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो हमको मतलब बहुत कुछ सावधानियां हमको भी लेनी पड़ेगी एज अ सिटीजन। लेकिन एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या तो जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जाके जैसे डार्क वेब करके, जो जैसे एक इंटरनेट पे एक चीज रहती है जहां पर बहुत सारे डेटा ब्रीचेस मिलते हैं, वहां पे जाके हमने पहले खोज निकालना पड़ेगा कि हमारा ये जो ईपीएफओ का डेटा इंडियंस का जो है वो है कि नहीं है। तो ये चीज को हमको जैसे कंफर्म करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आ गए, गवर्नमेंट आ गए, जिन्होंने जाके डार्क वेब पे पहले तो खोजना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है या तो अगर कोई डिनाई करता है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है कि आप जाके वहां पे खोजेंगे और आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी हमको कुछ कदम लेने पड़ेंगे। जहां तक मैंने जो स्क्रीनशॉट्स देखे थे, तो ईपीएफओ के डेटा में बहुत सारा इंफॉर्मेशन ब्रीच हुआ है, यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी उसके अंदर आपके जो नॉमिनीज के डिटेल्स है, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स है, आपने पहले कौन से कंपनीज में काम किए हैं, पहले आपके बैंक अकाउंट नंबर्स क्या रह चुके हैं, ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हो सकता है अभी कई प्रकार के साइबर क्राइम्स आपके साथ होंगे। जैसे एक क्राइम मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास अगर मान लीजिए आपका सारा डेटा आ गया, तो मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा, मैं बोलूंगा सर आपका पूरा नाम बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा देखिए आपकी ये नॉमिनी है, आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट है, लेकिन आपका ये अकाउंट हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप प्लीज यहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि हम इसको वापस से एनेबल कर सकें। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके मतलब एक फेक बैंकिंग वेबसाइट की तरह दिखेगा, या तो एक फेक ईपीएफओ की वेबसाइट की तरह दिख सकता है, और आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दोगे, और वो जो है वो एक हैकर को मिल जाएगा। ऐसे में अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी देश भर में इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं, केवाईसी फ्रॉड्स हो रहे हैं। कितने सारे आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका वोडाफोन का सिम, मतलब टेलीकॉम का आपका जो सिम है, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, आज बंद कर दिया जाएगा अगर आप केवाईसी नहीं करोगे तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत कुछ आ सकता है कि आपका ईपीएफओ डिसेबल हो गया है, फलाना फलाना, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स किया जा सकता है।
दूसरा, तो हमको बहुत ज्यादा सिटीजन्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी अगर मेल आता है तो हमको वेरीफाई करना चाहिए कि ये ऐसा कुछ गवर्नमेंट से आया है कि नहीं, ये हमारे एक्चुअल बैंक से आया है कि नहीं। क्योंकि मैं अपने बैंक का नाम एबीसी स्टेट बैंक से एबीबीसी स्टेट बैंक कर डालूं, आपको शायद फर्क नहीं दिखेगा। तो हमको बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो क्राइम होने की संभावना है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। क्योंकि आपका उसमें आधार नंबर है, पैन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, तो ऐसे में आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करना, यानी कि आपकी डिटेल्स लेके मैं अगर और कहीं जाके खाता खोल सकूं। आप सुन ही रहे होंगे बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं जहाँ पे पैसा एक पर्टिकुलर खाते में जाता है, उसको जब पकड़ा जाता है तो बोलता है मुझे क्या पता है ये किस चीज का है, उसको म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं। तो ऐसे काफी मेरा सारे सर म्यूल। अगला सवाल यही था, मैं जी थोड़ा और क्लियर कर दूं ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। आधार कार्ड को लेकर जैसा आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक अनिवार्य ना हो आधार कार्ड देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई देता भी है तो उसको वो अथॉरिटी मिली है या नहीं इस बात की आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आधार कार्ड हो या बैंक अकाउंट हो या फिर आपका यूएन नंबर हो, अगर मान लीजिए किसी को मालूम पड़ जाता है किसी हैकर्स को, तो ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए कैसे रहता है ना, पहले जहां तक मुझे लगता है वो जो मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे ईपीएफओ का जो जो ब्रीच हुआ है, और अगर हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये ब्रीच हुआ है और उन्हीं का डेटा है, तो फिर ये थोड़ी चिंता वाली विषय है। क्योंकि उसके अंदर मेरे को देखे थे कि आधार कार्ड शायद मास नहीं थे, मेरे को अभी एकदम क्लियरली याद नहीं है जहां तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आधार कार्ड पैन कार्ड मास नहीं थे। अभी मेरे को अगर आपका नाम पता है, अगर या तो मेरे को आपका आधार कार्ड नंबर मालूम है, पैन कार्ड नंबर मालूम है, तो आज फोटोशॉप के द्वारा या कोई भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा एक अपना कार्ड बना दूंगा जहाँ पे शक्ल मेरी होगी, एड्रेस आपका, नाम आपका, आधार नंबर आपका, सारे डिटेल्स मेरे को आपके ही मिल जाएंगे। और वो कितना सिंपल हो गया आप सोचिए। आधार नंबर में होता क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ, अभी आप बताइए ये आपके ईपीएफओ के डेटा में है कि नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, आपके फादर का नाम, ये सारी चीजें रहती है। साथ और में वो सारा बायोमेट्रिक चीजें भी आपके होती है, आपकी बायोमेट्रिक। आंख के और जो थंब नहीं, लेकिन इम्प्रेशन मैं होते बोल हैं रहा हूँ जो बाकी उंगलियों जो के। जी। कॉमन चीजें जो एक प्रिंटेड आधार कार्ड पे होता है और जो ईपीएफओ में होता है, मैं वो कॉमन चीजों की बात कर रहा हूँ। तो आपका नाम आ गया है, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मेल मतलब जेंडर, सन ऑफ, या आपके फादर का नाम, वो सारी चीजें आ गई हैं। अब ये सारी चीजें अगर मेरे को आपके ईपीएफओ से मिल गया तो मैं तो एक आधार कार्ड इजीली प्रिंट कर सकता हूँ, शक्ल मेरी रहेगी, डिटेल्स आपके रहेंगे, और मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो कल से मैं कुछ भी करूं तो जो कुछ अगर गलत करूंगा और उसकी तहकीकात होगी तो पुलिस आपके एड्रेस पे पहुंचेगी। तो ये हम्म। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। तो जिससे हम एक दूसरे की आइडेंटिटी ले लेते हैं, शक्ल भले हमारी हो लेकिन जी। बाकी सारा डेटा आपका हो। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजों में और इसे मतलब बाद में क्राइम। साबित करना भी काफी मुश्किल होगा, सही जी साबित बिल्कुल करना या मुश्किल, गलत साबित करना। मुश्किल होगा ना। क्योंकि आप सोचिए ना, आप अगर मान लीजिए मेरी कोई एक दूसरी दुकान है जहाँ पे मैं फोटो कॉपी करता हूँ, मैंने 2 फोटो कॉपी बना डाली, आपको क्या याद रहेगा आपने आपके आधार जो है कहाँ कहाँ फोटो कॉपी करवाए और किन किन को लोगों को दिए हुए। इसके लिए गवर्नमेंट भी कह रही थी कि हो सका है जितना हो सके अपना मास्ट आधार नंबर दीजिए, लेकिन खैर ईपीएफओ में वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्योंकि आपने डेटा को मतलब जहां तक मैं पढ़ रहा था उनके वेबसाइट पे, आपको एम्प्लॉइज को लिंक करना पड़ता है अपना यूएन और आधार। जी। अगर मान लीजिए किसी का अकाउंट नंबर मालूम पड़ जाता है या फिर पैन नंबर मालूम पड़ जाता है, तो क्या ये संभव है कि मेरे अकाउंट से कोई पैसा निकाल ले? देखिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक जैसे क्राइम होता है जिसको हम सिम स्वैप बोलते हैं। क्योंकि अभी आप जैसे आपका है या हमारा जो भी ईपीएफओ पे डिटेल्स वगैरह है, वहाँ पे एक लॉगिन लगता है, एक पासवर्ड लगता है। सेम चीज बैंकिंग के लिए भी लगता है, वहाँ पे लॉगिन लगता है, वहाँ पे एक पासवर्ड लगता है। लेकिन आप बोलोगे कैसे हो सकता है, क्योंकि ओटीपी नहीं आता है। अगर आपका जो सिम है वो कैसे भी करके मैं मेरे नाम पे कर डालूं, और वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है इसी आइडेंटिटी थेफ्ट से। मैं आपके सारे डिटेल्स लेके जाके बोल सकता हूँ मेरे सर्विस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन, कि देखिए मेरा सिम गुम हो गया है, मेरे को आप दूसरा वगैरह दे दीजिए, या जो भी है। मान लीजिए किसी कारण मेरे को सिम दे भी दिया,
मैंने डॉक्यूमेंट्स किसके दिए, आपके दिए, और अभी आपका फोन बंद, सिम जो है मेरे पास आ गया, आपको जो भी ओटीपी आ रहा है या कॉल्स आ रहा है अब वो मेरे को आ रहा है। तो अभी इस हिसाब से तो फिर मैं नेट बैंकिंग पे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी आपकी ईपीएफओ डेटा से मालूम पड़ गया है कि आपका हाल फिलहाल वाला कौन सा बैंक है, आपके दूसरे बैंक अकाउंट्स कौन से थे, पुराने वाले, जहाँ हो सकता है वो भी आपके चालू रहे। तो इस हिसाब से मैं बहुत सारे ऐसे क्राइम्स कर सकता हूँ, और आपका फिर वहां से जाके पैसा ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और ऐसे में मैं आपका फिर यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपका जो सिम कार्ड है वो मेरे पास है। जी। भारत में खास करके देखें तो यहाँ का एक रूल होता है कि दुर्घटना पहले घटती है, फिर आदमी सोचता है कि भैया सरकारें सोचती है कि अब इसका रास्ता क्या होगा। लेकिन डिजिटल ने जिस तरह से पूरे विश्व को जोड़ा है, और इसमें जितने क्राइम आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में संभावना हो सकती है, घटित हो सकती है, क्या आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार को उस मामले में जितनी सख्ती दिखाई देनी चाहिए थी या करना चाहिए था, रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए था, उसमें थोड़ी लापरवाही है? देखिए, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लापरवाही है, क्योंकि पहले हमारा जो आईटी एक्ट है वो 2000 का है, उसके बाद में अमेंड होके 2008 में आया था। उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा करके साइबर क्राइम्स के ऊपर ज्यादा केसेस नहीं है। अभी भी जो लोग पकड़े जाते हैं उनको 24 घंटे में बेल मिल जाती है। तो मतलब आप दिन भर रोज आप देखते होंगे कम से कम 100 व्यक्तियों के साथ कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड हो रहा है, ऐसा आप रोज पेपर में देखते होंगे। तो आप सोचिए कि मतलब ऐसे बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि हर हर जो केस है वो पेपर में या एफआईआर में नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इतना जब डिजिटल पुश किया हुआ है, लेकिन हमने जो बोलते हैं ना उसका जो लॉ है हम उसको पहले हमने नहीं देखा है। दूसरी एक चीज आती है, एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी, कि आपका डेटा मैं सिक्योर रख पाऊं। तो यहाँ पे तो ईपीएफओ फेल हुआ है, वो सिक्योर नहीं रख पाया और इसके कारण लीक हो गया। अभी दूसरी चीज आती है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या, आपका डेटा मैं प्राइवेट रखूं, अगर खो भी गया तो किसी को समझ में नहीं आएगा या आपका डेटा है। इसका मतलब जितने भी डिटेल्स है सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मास्क होने चाहिए। तो अगर जैसे मेरा नाम रितेश भाटिया और मेरा अगर मोबाइल नंबर दिया है तो मेरा मोबाइल नंबर मास्क होना चाहिए, आखिरी के शायद खाली 2 डिजिट दिखाइए, मेरा जो यूएन नंबर है वो नहीं दिखना चाहिए, वो भी मास्क होना चाहिए। तो हमने ना सिक्योरिटी का ध्यान दिया है ना प्राइवेसी। इसके लिए बोलते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय डिजाइन एंड बाय डिफॉल्ट। यानी कि जब आप कोई पर्टिकुलर चीज डिजाइन करना चालू करें तो आप इनको बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखें, नहीं पहला पहला इसके बारे में आपने क्या सोचा है। जैसे आज के दिन में कोई भी एक नवी गाड़ी बनाता है, वो पहले बोलता है 4 एयर बैग है कि नहीं है, कम से कम 6 और 8 का जमाना आ चुका है, 4 एयर बैग है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी बाय डिजाइन। वैसे ही यहाँ पर भी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय डिजाइन होनी चाहिए थी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे कितने वर्षों से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात हो रही है, और हाल ही 3 दिन पहले ही अगर आप देखोगे तो वो एक्ट को भी विड्रॉ कर डाला। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वगैरह, उन्होंने मतलब मिनिस्टर ने उस एक्ट को विड्रॉ कर डाला। ये क्यों किया जा रहा है, हम क्यों इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी जो प्राइवेसी है और हमारा जो डेटा की प्राइवेसी और डेटा के जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है और मतलब आप समझो तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा हम देते हैं विश्व को, तो ये हम बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को दे रहे हैं। तो हमारी जवाबदारी होती है मतलब गवर्नमेंट की कि इस डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई मतलब जो बात चल रही थी अभी हम वापस से मतलब 4 से ज्यादा साल से पीछे हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने भी समझना पड़ेगा कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको मतलब जल्दी से जल्दी अभी नए तरीके से वो लोग लेकर आए। नहीं तो ऐसी अगर घटनाएं घटती बैठेंगी तो कोई भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेने वाला है। क्या ये वैश्विक स्तर पे भी खतरा पैदा कर सकता है इस तरह की लापरवाही, अगर किसी दूसरे देश को हमारा डेटा मिल जाए तो? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस आज जो दूसरे जो देश है वो हमारा डेटा ले क्यों रहे हैं। Exactly. एक हो सकता है पड़ोसी देशों को चाहिए ताकि वो एक सर्वेलेंस कर सके हम पे, हमारा प्रोफाइलिंग कर सके,
अगर अभी आपका मेरे को यूएन नंबर या आपका ये मेरे को डेटा मिल गया तो मुझे तो लगभग अंदाजा आ गया कि आपकी पगार कितनी है, आपने अब कितने वर्षों से काम कर रहे हो, अभी तक आपकी सैलरी कितनी है, इतना तो समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से आपका एक प्रोफाइलिंग बन गया। प्रोफाइलिंग के हिसाब से मैं आप पे मार्केटिंग करूंगा कि मैंने आपको ऑल्टो बेचनी चाहिए कि मैंने आपको बीएमडब्ल्यू बेचना चाहिए, मतलब किस प्रकार की गाड़ी बेचनी चाहिए। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो बिग टेक कंपनीज है वो कर क्या रही है, हमारे डेटा में क्यों उनको रुचि है? जब हर कोई बोल रहा है डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज ये है, डेटा सबसे महंगी कमोडिटी बन गई है, सबसे वैल्यूएबल चीज डेटा हो गई। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से आप पे मार्केटिंग किया जा रहा है, आपका प्रोफाइलिंग किया जा रहा है। जो पड़ोसी मुल्क हैं वो आप पे सर्वेलेंस करना चाहते हैं, तो उनको पता चलता है कि चलो अभी हम क्या नेक्स्ट लेवल के मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं या अटैक्स कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल यही देख लीजिए, लोन ऐप स्कैम है। क्या कोई लोन ऐप्स में जो है जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, हमको पता है वो कौन से देश से हो रहा है, तो क्या उन्होंने कोई भी मिलियनर या बिलियनर को वो मैसेजेस भेजे कि आपको 2000 से 5000 रुपए की अगर जरूरत है तो बिना केवाईसी? इसका मतलब क्या था? उन्होंने प्रोफाइल करके रखा था कि किनकी सैलरीज कम है, किनके पास अभी जॉब नहीं है, या किनके पास जो सैलरीज है वो इस इनकम से नीचे है, और उन्हीं को मैसेजेस जा रहे थे। और आप देख चुके हैं लोगों ने सुसाइड किए हैं, हैरेसमेंट हुआ है, कितने करोड़ों रुपए जा चुके हैं। जी, तो ये हाँ, आपने अच्छा समझाया एग्जाम्पल के साथ। और एक आखिर में सर सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बचना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता है कि वो कैसे बचे, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उससे बचे। दूसरी चीज, अगर किसी के साथ होता है तो वो शिकायत कहाँ करे, क्या इसके लिए कोई फॉरम है? बहुत संक्षेप में सर। जी, तो पहले आपको अगर कोई भी ईमेल या एसएमएस वगैरह आता है कि आपको आपका ये बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी रहता है, आपको ये चेंज करना है या अपडेट करना है, स्पेशली ईपीएफओ रिलेटेड, क्योंकि हैकर्स अभी कोशिश करेंगे आपको टारगेट करने के लिए। वेरीफाई कीजिए कि वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब है जीरो ट्रस्ट, आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर किसी कारण आपके साथ कुछ हो भी गया और अगर आपके पैसे चले गए हैं तो जो देश का जो नंबर है, जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1930। इस नंबर पे आप फोन कीजिए। अगर आपके पैसे जा चुके, अगर आपके साथ कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930 कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, आपको अगर लग रहा है बैंक में अगर आपको कुछ ऐसे एसएमएस आ रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो आप cybercrime.gov.in पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके जो बैंक अकाउंट्स है उनको बार बार चेक करते बैठिए। उल्टा ईपीएफओ में भी मैंने देखा है, वहां पे पासवर्ड भी चेंज करने का ऑप्शन है, वो तो कर ही लीजिए, लेकिन बैंकिंग रिलेटेड भी जितना है अपने अकाउंट्स चेक करते बैठिए, देखने के लिए कि कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। चलिए सर, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आप बहुत कम समय में हमारे साथ जुड़े, और चूंकि हमारे पास समय कम है, ये ऐसा मुद्दा है कि इस पे बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि लोगों की उत्सुकता भी बहुत ज्यादा है और वो समझना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के अंदर और देश के बाहर साइबर क्राइम जो है वो सरकार के लिए बहुत भारी मुसीबत होने वाली है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द बाकी देशों की तरह ठोस कदम उठाए। नमस्कार।